जो आप लोगों को बहुत बड़ा, बहुत लेंदी और बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसको ऐसे चुटकियों में समझते हैं। ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, जिस प्रोसेस को सर्कुलेशन कहा जाता है। यही है आपका डबल सर्कुलेशन। वो पेशेंट टू पेशेंट, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है कि किसको कितने टाइम में डायलिसिस की जरूरत है। हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी फाउंडेशन। माई सेल्फ डॉक्टर चेल्सी, योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड डेंटल सर्जन। तो इस रैपिड रिवीजन सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। ठीक है, जो आप लोगों को बहुत बड़ा, बहुत लेंदी और बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसको ऐसे चुटकियों में समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। चलो, सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस क्या है? वो बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटीज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। कौन कौन सी है? जिसमें आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। अब ये क्या है, इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन। एक ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए खाना तो चाहिए होगा, तभी वो ग्रो डेवलप कर पाएगा। तो जो फूड वो ऑब्टेन कर रहा है, फिर उसको यूटिलाइज कर रहा है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, यही है आपका न्यूट्रिशन। अब इस फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, प्रोटीन एंड विटामिन एंड मिनरल्स। ये सारे आपके न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स होने चाहिए आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इनका एक एडिक्वेट अमाउंट होता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। नाम से समझ आ रहा है, ऑटो मतलब कि ये अपने फूड का सिंथेसिस खुद करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिसके एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स, एल्गे एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, एंड हिटोट्रॉप्स में आप क्या आते हैं? जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसमें सब तरह के एनिमल्स आते हैं। फिर हम आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप पे। इसमें आपका आता है फोटोसिंथेटिक। ये लोग क्या करते हैं? लाइट एनर्जी का यूज करते हैं फूड के सिंथेसिस करने के लिए, है ना, सनलाइट एनर्जी का यूज करते हैं, जिसमें आपके ग्रीन प्लांट्स, एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, यूग्लिना, ये सब आते हैं। और कीमोसिंथेटिक में क्या होता है? केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। कीमो नाम से समझ आ रहा है, यानी कि केमिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। इसमें पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज आते हैं। फिर अब फोटोसिंथेसिस पे आते हैं। आखिर ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले अपना खाना बनाते कैसे हैं? तो देखो, हमने देखा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनको क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में इसने ग्लूकोज का सिंथेसाइज कर दिया, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, बाय प्रोडक्ट एंड वाटर रिलीज हुआ, और इसी ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं, है ना। और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस आखिर होता कहाँ है? जो आपके ग्रीन लीव्स है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जिसकी प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस होता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? जहां क्लोरोफिल होगा, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फिर अब इसमें मेन इवेंट्स है क्या? सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बाय क्लोरोफिल, है ना, लाइट एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी क्या करेगी? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वाटर जो है उसकी स्प्लिटिंग कराएगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और CO2 से CO2 का रिडक्शन होगा, कार्बोहाइड्रेट जो अल्टीमेटली होता है ग्लूकोज, और ये हो गई फोटोसिंथेसिस कंप्लीट। वहीं प्लांट में ध्यान रखने वाली बात है, प्लांट में ग्लूकोज स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, वहीं एनिमल्स में स्टोर होता है ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टोमेटा की बात कर लेते हैं। स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ओवर द सरफेस ऑफ लीफ। इनका काम क्या है? ये गैसियस एक्सचेंज कराते हैं ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कराते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, है ना। और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होता है। जो एक्सेस वाटर है, वो वाटर वो वेपर की फॉर्म में इन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जिसे ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट, ये आपके एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में। देखो, डिजर्ट प्लांट में क्या होता है? वहां बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है, पानी की, वाटर की स्कार्सिटी होती है, डेफिशिएंसी होती है, और बहुत तेज एक्सट्रीम सनलाइट होती है। ऐसी कंडीशन में अगर प्लांट दिन में अपना स्टोमेटा ओपन करेगा तो बहुत ज्यादा ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, वाटर वैसे ही लिमिटेड है तो और ही पानी की कमी आ जाएगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं? दिन में CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रात में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये प्रोसेस क्यों होता है? टू कंजर्व वाटर, है ना। और जो CO2 दिन में इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, उसको रात में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेते हैं। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के कुछ बेसिक स्टेप्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो सबसे पहले इंजेक्शन, मतलब कि इनटेक ऑफ फूड खाया, अब उस फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो सिंपल में कन्वर्ट हुआ, अब उसे एब्जॉर्ब होगा, वो आपके ब्लड में, अब जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो स्टमक है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ पे ये मेनली डाइजेशन होता है, तो वहां से ये फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू योर ब्लड। अब एब्जॉर्ब हो गया तो उसको यूज करना पड़ेगा, एसिमिलेट कराना पड़ेगा, उसका यूज होगा हमारी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, एनर्जी प्रोडक्शन में, तो उसे कह दिया एसिमिलेशन। अब जो प्रोडक्ट बच गया, जो मेटाबॉलिक वेस्ट बचा है, उसको रिमूव कराने का काम है इजेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ठीक है जी, समझ आ गया। अब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स क्या है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो सबसे पहले आता है माउथ। माउथ में क्या होता है, सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, फूड को ल्यूब्रिकेट कराता है। कुछ एक एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो कुछ यहाँ पे डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है, बट बहुत ही कम पार्ट, बहुत कम परसेंटेज स्टार्ट होता है। सलाइवा डिग्लूटिशन में हेल्प करता है, फूड को ल्यूब्रिकेट कराता है। ठीक है, फिर आता है फेरिंग्स, जो कॉमन पैसेज है आपके एयर के लिए और फूड के लिए। फेरिंग्स के बाद एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आती है ईसोफेगस, जिसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं और फूड अल्टीमेटली स्टमक तक पहुंचता है। अब स्टमक में क्या होता है, कई एंजाइम होते हैं, HCl है, गैस्ट्रिक जूस है। HCl क्या कराता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। ठीक है, पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस होता है, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस है एंड पैनक्रिएटिक जूस होते हैं, जो अल्टीमेटली जो फाइनल डाइजेशन है, मैक्सिमम जो डाइजेशन है, डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो फूड बच गया, वो आगे जो मेटाबॉलिक वेस्ट बचा है, वो पास होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। इस लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, हल्का फुल्का वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, अगर एक बॉडी में वाटर की किसी तरह की डेफिशिएंसी है। फिर वो रेक्टम से आगे एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ फीसेस। फाइनल ब्रेकडाउन क्या होता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं ग्लूकोज में, फैट्स का ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फिर आते हैं रेस्पिरेशन में। यहाँ लोगों को कंफ्यूजन होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को लेके। देखो, दोनों अलग अलग चीज है। ब्रीदिंग क्या है, सांस लेना छोड़ना, इनहेल एक्सेल करना। ठीक है, एयर को इनसाइड बॉडी के लेके आना, रिलीज करना, ये तो है ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, जो फूड हमने यूटिलाइज किया है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी का प्रोडक्शन कराना, ये होता है आपका रेस्पिरेशन, जो अल्टीमेटली एक लाइफ प्रोसेस है। क्योंकि आपको अपने बॉडी फंक्शन, अपनी लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए, और जो वो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो आती है रेस्पिरेशन से। ठीक है, खाना खाया, अगर उसका यूटिलाइज नहीं हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो कोई मतलब नहीं है खाना खाने का। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड, पायरुवेट में टूटता है, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ये आगे फिर टूटता है 6 CO2 में, 6 अलग अलग, इसका फाइनल ब्रेकडाउन हो गया और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है इस केस में। तो यहाँ पे इस जो एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हुई, इसको लाइफ प्रोसेसेस में यूज कर लिया जाता है। अब रेस्पिरेशन यहाँ पे 2 तरह का होता है, एक है एरोबिक, एक है एनारोबिक। एरोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है, एनारोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन हुआ है। यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये मोस्टली सब प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ये होता है मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यीस्ट या फिर मसल सेल। जब इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो मसल सेल में ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ये तरह का रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह का डायग्राम आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया है ना, कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, इथेनॉल, CO2 एनर्जी बनेगी बहुत कम अमाउंट में। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, जो हमारी मसल सेल में होता है, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जो कि अल्टीमेटली होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी बॉडी में जनरली, तो CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी, और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पैसेज पे। इनिशियली क्या होता है, आपने एयर इनहेल की, है ना, नेजल चेम्बर से एयर आई, यहाँ पे एयर का फिल्ट्रेशन होगा। नेजल चेम्बर में सीलियास प्रेजेंट है, म्यूकस है, जो डस्ट को, फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे। फिर वो फेरिक्स से होते हुए लैरिंग्स में जाएगी। यही लैरिंग्स है आपका वॉइस बॉक्स, जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है। लैरिंग से ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारी कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है,
जो ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देती। फिर ट्रेकिया डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट में, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट लेफ्ट में डिवाइड हुआ अलग अलग ब्रोंकाइज में, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर आगे डिवाइड होती है छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के आगे छोटे छोटे सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे एल्वियोलाई कहा जाता है। ठीक है, और इसी एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये बहुत ही थिन वॉल्ड होती है, इसी के अक्रॉस गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे कि ये आपकी एल्वियोलाई है, इसके सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स कैपिलरीज होंगी, यहीं से ऑक्सीजन क्या होगा लंग्स में आएगी और CO2 रिलीज हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का दिया हुआ है, ये नेजल चेम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई डिवाइड हुई, ब्रोंक्यूल्स में टूटी, फिर आगे एल्वियोलाई प्रेजेंट है। ये हो गई एल्वियोलाइज विच आर साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, जब आप ब्रीद करते हो तो क्या होगा, एयर क्या होगी, हाई पार्शियल प्रेशर से लो प्रेशर पे ट्रेवल करती है। तो अगर लो प्रेशर कब होगा, जब वॉल्यूम कम होगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली जब आप इनहेल करते हो तो उस टाइम क्या होता है, ये जो डायफ्राम है ये फ्लैट होगा, तो वॉल्यूम इस एक्सिस के अलोंग बढ़ेगा, और आपकी रिब्स जो चेस्ट है वो अपवर्ड मूव करेगी, तो इस एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में आपका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली ओवरऑल जब वॉल्यूम बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर कम होगा, तो आप एयर को इनहेल कर लोगे। और वही दूसरी जगह जब एक्सहेल करते हो तो रिब्स डाउन मूव करती है और डायफ्राम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, और अल्टीमेटली क्या होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, तो एयर अंदर से बाहर अपने आप बाहर की तरफ एक्सहेल हो जाएगी। फिर आते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पे। कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज, लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिकल्स स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में ऐसा लेंस शेप्ड पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, ऐसे लेंस की शेप में। ठीक है, कुछ इस तरह से। और जनरल सरफेस ऑफ रूट से भी गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन। और रात के समय जब फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, लेकिन उस टाइम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेन एक्टिविटी, क्योंकि प्लांट क्या कर रहा है उस टाइम पे, रेस्पायर कर रहा है। ठीक है, और प्लांट में साथ ही साथ रेस्पिरेशन तो चलता रहता है, क्योंकि प्लांट को एनर्जी चाहिए। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ भी साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस भी साइड बाय साइड चलता रहता है, कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, प्लांट उसको साथ ही साथ अपने रेस्पिरेशन में भी यूज करता है। प्लांट में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कि जो भी फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है या एसेंशियल मटेरियल्स है, उसको थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाना, उसे कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम विद द हेल्प ऑफ ब्लड होता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, ब्लड है जो कि मेन कंपोनेंट है, जो ब्लड वेजल्स में प्रेजेंट है, और हार्ट क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। ये 3 कंपोनेंट हो गए ट्रांसपोर्टेशन के। अब ह्यूमन हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो सिचुएटेड है इन द फ्रंट ऑफ चेस्ट। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, जिस प्रोसेस को सर्कुलेशन कहा जाता है। एंड इसमें 4 ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर हुए जो कि सेपरेटेड होते हैं सेप्टम की हेल्प से। और इससे क्या होता है, ये सेपरेशन बनाए, अलग अलग चैम्बर इसलिए बने ताकि ब्लड की जो है मिक्सिंग ना हो, है ना, ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट रहे। इसी के लिए ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें ताकि एफिशिएंटली ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, जिसमें क्या था, ऑक्सीजन कम था लेकिन CO2 ज्यादा था, क्योंकि बॉडी पार्ट से यही तो होगा, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया। अब लंग्स क्या करेगा, इससे CO2 रिमूव करा देगा, ऑक्सीजन ऐड कर देगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आ जाएगा लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यही है आपका डबल सर्कुलेशन। क्योंकि डबल सर्कुलेशन क्यों कहा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एस्पेक्ट से, इसलिए क्योंकि हार्ट से ब्लड 2 बार पास हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन का नाम दिया गया है। फिर ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स में कोई ऐसा हार्ट, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं होता। तो प्लांट्स के केस में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है रूट से लेके प्लांट के लीव्स तक, पूरे थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है,
एंड ये क्या होता है, मेनली डेड एलिमेंट से कंपोज है। वही जो फूड का ट्रांसपोर्ट है ना, फ्रॉम लीव्स में क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुआ है, यहाँ फूड बना है, तो ऑल पार्ट ऑफ प्लांट तक उसको पहुंचाने का काम है फ्लोएम का। एंड इट कंपोज ऑफ मेनली लिविंग एलिमेंट, वहां पे डेड होते हैं। इसका यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है क्योंकि रूट से लेके ऊपर लीव्स तक जाएगा, लेकिन फूड अब लीव्स में बना है तो ये सब जगह पहुंचाना पड़ेगा, तो इसका बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। इसका मूवमेंट किस वजह से होता है, मेनली ड्यू टू रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशनल पुल, जो कि मेन फोर्स है। यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होती है, इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू, जो फूड का ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल है इसलिए। ठीक है, अब एक्सक्रीशन पे आ जाते हैं। एक्सक्रीशन क्या है, अब जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी में प्रोड्यूस हुआ उसे रिमूव कराने के काम को कहते हैं एक्सक्रीशन। जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड बॉडी में बने, अगर ये एक्यूमुलेट होंगे तो टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, इसीलिए इनको रिमूव कराना जरूरी है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। अब ह्यूमंस में एक स्पेशल सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। अब इसमें क्या क्या है, 2 किडनीज हैं जो नाइट्रोजिनस वेस्ट को फिल्टर करती है ब्लड से और यूरिन बनाती है। यूरेटर है, 2 पेयर्ड यूरेटर है, ये देखो 2 किडनीज है, यहाँ पे फिल्टर हुआ ब्लड, और ये यूरेटर इसको कैरी करके एक ब्लैडर होता है, जिस ब्लैडर के अंदर ये यूरिन को पोर करते हैं। अब जैसे ही ब्लैडर फिल हो जाता है तो यूरेथ्रा से होता हुआ जो यूरिन है वो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेली स्टोर करता है। जैसे यूरेथ्रा फिल हुआ, यूरिनरी ब्लैडर फिल हुआ, यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन को रिलीज करा देता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है, उसी तरह किडनी का एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है आपका नेफ्रॉन। ये क्या करता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और यही ब्लड को फिल्टर करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ से ब्लड आया ब्लड वेसल से, और ये था आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, इस कैपिलरी में यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट था, अब इससे पूरा ब्लड यहाँ बाउमेन कैप्सूल में फिल्टर हो जाएगा। ये तो हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब यहाँ से क्या होगा, अब सारा का सारी चीजें यहाँ से फिल्टर हो गई, लेकिन जो ब्लड में हमें रिक्वायर्ड थी वो वापस ब्लड वेसल में, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगी। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि यूजफुल चीजों को हम एक्सक्रीट आउट तो नहीं करा सकते, तो जो यूजफुल चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ब्लड के कंपोनेंट्स जो हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, वो फिल्टर हो जाते हैं, तो उसको वापस सिलेक्टिवली चुन चुन के रीएब्जॉर्ब किया जाता है हमारी जरूरतों के हिसाब से, उसे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कह दिया। फिर लास्ट में जैसे ही यूरिन पास होता है तो डीसीटी, और इस एरिया में क्या होता है, सिलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। एक्स्ट्रा सॉल्ट है, यूरिया है, एक्सेस वाटर है, तो उसको वापस से नेफ्रॉन में पोर कर दिया जाता है और अल्टीमेटली यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। लास्ट पार्ट है हीमोडायलिसिस। जिन पेशेंट में किडनी फेलियर की कंडीशन आ जाती है, किडनीज प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही, ब्लड जो है प्रॉपर फिल्टर नहीं हो रहा और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट ब्लड में एक्यूमुलेट होता चला जाता है, तो उन पेशेंट में हीमोडायलिसिस किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सेलोफेन ट्यूब लगाई जाती है इस तरह से, और पेशेंट की वेन से ऐसे ब्लड निकाला जाता है। ठीक है, आर्टरी से ऐसे ब्लड निकाला, सॉरी वेन से नहीं, आर्टरी से ब्लड निकाला, अब डायलाइजिंग चेंबर में डाल दिया। यहाँ पे क्या होगा, इस ब्लड को डायलाइजिंग सॉल्यूशन में डाला जाता है। ठीक है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में डाला, यहाँ से नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करा लिया, है ना, और जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको वेन में वापस पेशेंट को वापस से पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। अब ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, जैसे ये यूज होता है, इसको भी बार बार फिल्टर करते रहते हैं। एक बार सॉल्यूशन यूज हुआ उसको निकाल लेते हैं साथ के साथ, और फ्रेश सॉल्यूशन बार बार इसमें पोर करते रहते हैं। तो ये मल्टीपल टाइम प्रोसेस करना पड़ता है कि एक बार डायलाइसिस हुआ, वो पेशेंट टू पेशेंट, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है कि किसको कितने टाइम में डायलाइसिस की जरूरत है। तो किडनी फेलियर के पेशेंट में मेनली ये प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो प्लांट में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है एक्सक्रीशन की। प्लांट में कोई ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या होगा, ऑक्सीजन एंड CO2 तो क्या है, डिफ्यूज हो जाती है स्टोमेटा के थ्रू, गैसेस एक्सचेंज, इनका तो एक्सक्रीशन इन तरह से हो जाता है। एक्सेस वाटर जो है वो ट्रांसपीरेशन से रिमूव हो जाता है। प्लांट क्या करते हैं, सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स जो है उनको शेड कर देते हैं, ओल्ड लीव्स है, बार्क ऑफ द ट्री है, और कुछ वेस्ट मटेरियल जैसे कि रेजिन है, गम्स है, ये ओल्ड जाइलम सेल में इकट्ठे हो जाते हैं, एंड विच कैन ऑल्सो बी लॉस्ट बाय प्लांट। प्लांट इनको बाद में
हटा देता है, अपने आप से अलग कर देता है। एंड प्लांट कुछ वाटर सब्सटेंस भी सिक्रीट करता है जो उसके अराउंड सॉइल है, उसके सराउंडिंग की सॉइल के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस रैपिड रिवीजन को खत्म करते हैं। होप आपको चैप्टर समझ आया हो। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो या डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन में एक नए चैप्टर के साथ। गुड लक गाइस।